हेलो मेडिकोस, वेलकम टू नर्सिंग पीडिया। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में साइनोसाइटिस के बारे में बताया था। उसमें उसकी पैथोफिजियोलॉजी और उसके टाइप्स के बारे में आपको बताया था, जिसमें हमने एक्यूट साइनोसाइटिस को कवर किया था, उसके रिस्क फैक्टर्स, उसके कोजेज़, उसके सिम्टम्स और उसकी मैनेजमेंट के बारे में हमने पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखी है तो वीडियो का लिंक मैंने ऊपर आई बटन में मेंशन किया है। आप चाहें तो उस वीडियो को पहले देख सकते हैं, जिससे आपको इस वीडियो को समझने में और भी आसानी हो जाएगी। आज हम क्रोनिक साइनोसाइटिस के बारे में पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। क्रोनिक साइनोसाइटिस वैसे तो बेसिकली जो साइनोसाइटिस होता है मैंने आपको बताया ही था, यानी कि जो हमारे साइनसिस के अंदर जब इन्फ्लामेशन हो जाती है, यानी कि वो स्वेलो हो जाते हैं, जब वो बहुत ज़्यादा रेड हो जाते हैं, वहाँ पे रेडनेस आ जाती है, इन्फ्लामेशन अकर हो जाती है, सो दैट इज़ बेसिकली साइनोसाइटिस। अगर वो जल्दी ट्रीट हो जाता है या फिर वो थोड़े टाइम के लिए रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्यूट साइनोसाइटिस। लेकिन अगर वो ट्रीट ना हो, टाइमली ट्रीट ना हो और वो काफ़ी लंबे टाइम तक चले तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रोनिक साइनोसाइटिस। ठीक है, सो इट्स डेफिनेशन इज़ लाइक दिस। क्रोनिक साइनोसाइटिस इज़ अ कॉमन कंडीशन in which the cavities around nasal passage become inflamed and swollen. Chronic sinusitis lasts 12 weeks or longer despite treatments attempt. वही मैंने बताया कि क्रोनिक साइनोसाइटिस जो होता है वो एक कंडीशन है जिसके अंदर जो आपके नेज़ल पैसेजेस होते हैं उनके अराउंड इन्फ्लेमेशन अकर हो जाती है, इन्फेक्शन क्रिएट हो जाता है, वहाँ पर रेडनेस आ जाती है बहुत ज़्यादा, और अगर वो लंबे टाइम तक ट्रीट ना हो तो वो क्रोनिक साइनोसाइटिस की कंडीशन को लीड करता है। इसके कॉजेज़ क्या क्या हैं? इसके कॉजेज़ है नेज़ल पॉलिप्स और ट्यूमर। नेज़ल पॉलिप्स क्या होता है? नेज़ल पॉलिप्स होते हैं कि जब आपके जो नोज़ है या फिर जो साइनसेस की लाइनिंग है, अगर वहाँ पर पेनफुल बेनाइन ग्रोथ हो जाती है, यानी कि बेनिग्नन ग्रोथ, यानी कि एबनॉर्मल ग्रोथ जब वहाँ पर हो जाती है तो उसको हम लोग नेज़ल पॉलिप्स या फिर ट्यूमर्स बोलते हैं। ठीक है, किसी एलर्जिक रिएक्शन की वजह से या फिर जो आपकी नेज़ल सेप्टम है विच डिवाइड्स योर नोस्ट्रिल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, अगर वो इंस्टेड ऑफ बीइंग स्ट्रेट होने की बजाय अगर वो डेविएट हो जाती है किसी और डायरेक्शन के अंदर, तो उसकी वजह से साइनोसाइटिस की कंडीशन अकर हो सकती है। अगर कोई ट्रोमा हो गया है फेस पे, या फिर कोई और मेडिकल कंडीशन नहीं है, या फिर अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो है वो हो गया है किसी इंडिविजुअल को, तो उससे भी क्रोनिक साइनोसाइटिस हो सकता है अगर वो ज़्यादा टाइम तक है और ट्रीट नहीं हो रहा है तो। एलर्जीज़ जैसे कि हे फीवर, जैसे कि मैंने आपको बताया था ये सीजनल होती है, जिसमें आपकी जो आइज़ होती है वो बहुत ज़्यादा इची हो जाती है, वाटरी हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा पानी निकलना शुरू हो जाता है, तो वो हे फीवर की कंडीशन होती है। नेक्स्ट आता है अगर किसी इंडिविजुअल का इम्यून सिस्टम जो है अगर वो वीक है, या फिर उसके सेल्स जो हैं वो अगर डेड पोजीशन में अगर जा रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी क्रोनिक साइनोसाइटिस की अगर हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है व्हाट आर इट्स रिस्क फैक्टर्स। क्या ऐसी कंडीशंस है या क्या ऐसी सिचुएशंस हैं जिनमें क्रोनिक साइनोसाइटिस जो है उसके होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहला तो है कि अगर नेज़ल पॉलिप्स की कंडीशन है या फिर नेज़ल सेप्टम जो है अगर वो डेविएट हो गए तो वो डायरेक्टली आपके साइनसिस को अफेक्ट करती है, जिसकी वजह से साइनोसाइटिस की कंडीशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि अगर मान लो कोई इंडिविजुअल है वो एस्पिरिन पे है, यानी कि अगर वो एस्पिरिन का इंटेक कर रहा है तो उसकी वजह से अगर उसके साइड इफ़ेक्ट उस पेशेंट को या उस इंडिविजुअल को हो रहे हैं तो उसकी वजह से उसे रेस्पिरेटरी सिम्टम्स हो सकते हैं, यानी कि कोई भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो सकता है, कोई भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकती है, और अगर वो ट्रीट ना हो तो उसकी वजह से उसको क्रोनिक साइनोसाइटिस भी हो सकता है। नेक्स्ट है कि कोई भी मेडिकल कंडीशन जैसे लाइक सिस्टिक फिब्रोसिस या फिर सीओपीडी जैसी कंडीशन अगर पेशेंट को या फिर किसी इंडिविजुअल को है तो उसे भी साइनोसाइटिस हो सकता है, क्रोनिक साइनोसाइटिस हो सकता है उसे। सिस्टिक फिब्रोसिस क्या होता है? सिस्टिक फिब्रोसिस जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि जो आपके डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं या फिर जो म्यूकस और स्वेट प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं, जब वो अफेक्ट होने लग जाते हैं, यानी कि जब आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है जब वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है तो उस कंडीशन को हम लोग सिस्टिक फिब्रोसिस बोलते हैं। ठीक है, एंड सीओपीडी क्या होता है? सीओपीडी को भी हम लोग लेटर स्टडी करेंगे, बट मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली बता देती हूँ कि जब एयर जो होती है वो आपके लंग्स के अंदर एंटर हो जाती है, आपकी जो प्लूरल कैविटी होती है लंग्स के अराउंड, जब उसके अंदर एंटर हो जाती है और वो वहीं पर ही ट्रैप हो जाती है, वो बाहर नहीं निकल पाती है, तो उस कंडीशन को हम लोग सीओपीडी बोलते हैं। ठीक है, ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं जिनके अंदर पेशेंट को या इंडिविजुअल को क्रोनिक साइनोसाइटिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है साइन एंड सिम्टम्स। ऐसे कौन से साइन एंड सिम्टम्स हैं जिनको हम लोग ये कंसिडर कर सकते हैं कि ये आपको क्रोनिक साइनोसाइटिस ही है, यानी कि ये जो सिम्टम्स आ रहे हैं ये डायरेक्टली इंडिकेट कर रहे हैं क्रोनिक साइनोसाइटिस को। अगर थिक
येलो और ग्रीनिश कलर का डिस्चार्ज अगर ड्रेन हो रहा है आपके नोज़ में या फिर टू द बैक साइड ऑफ द थ्रोट, तो वो क्या इंडिकेट करेगा, क्रोनिक साइनोसाइटिस को। और लगभग सेम सिम्टम्स हैं जो एक्यूट साइनोसाइटिस के थे, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि अगर जो आपके नेज़ल पैसेजेस हैं, अगर उसके अंदर कोई भी कंजेशन है या फिर कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है जिसकी वजह से आपको या पेशेंट को जो है डिफ़िकल्टी हो रही है ब्रीथिंग में, तो उस कंडीशन में जो है क्रोनिक साइनोसाइटिस अकर हो सकता है। या फिर आपको जो फॉरहेड है आपका या नोज़ है या फिर जो आपकी आइज़ है उसके अराउंड आपको पेन, टेंडरनेस, स्वेलिंग या फिर प्रेशर फील हो रहा है, तो उस कंडीशन में भी क्रोनिक साइनोसाइटिस की कंडीशन अकर होने के चांसेस हैं। अगर पेशेंट को स्मेल नहीं आ रही है किसी भी ऑब्जेक्ट को लेके, या कोई टेस्ट नहीं आ रहा है किसी भी फूड आर्टिकल्स को लेके, या फिर मतलब उसकी सेंस ऑफ स्मेल और जो टेस्ट है वो रिड्यूस हो गई है, तब चांसेस हैं, ठीक है। नेक्स्ट ईयर पेन अगर हो रहा है किसी पेशेंट को, तो या फिर उसको अपर जो टीथ में हैकिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, या फिर कफ़ हो रही है बहुत ज़्यादा, और रात में तो और भी ज़्यादा वर्स हो रही है कफ़, यानी कि बहुत ज़्यादा हो रही है रात में, तो उस कंडीशन में, या फिर अगर सोर थ्रोट है, हेलिटोसिस की कंडीशन, हेलिटोसिस का मतलब होता है बैड ब्रीथ, ठीक है, यानी कि जब जो हमारी ब्रीथ होती है उसमें से बैड स्मेल आने लग जाती है, तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं हेलिटोसिस, ठीक है। या फिर अगर किसी पेशेंट को फटीग और इरिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो रही है, या फिर उसको नोज़िया बहुत ज़्यादा फील हो रहा है, तो ये सारे कुछ साइन एंड सिम्टम्स हैं जिससे हम कंसिडर कर सकते हैं, या फिर हम ऐसा अंदाज़ा लगा सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं कि जो पेशेंट है वो क्रोनिक साइनोसाइटिस से सफ़र कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है कि मान लीजिए अगर किसी पेशेंट को या किसी इंडिविजुअल को ये सारे सिम्टम्स आ रहे हैं, तो हम कैसे कंफर्म करेंगे कि उस पेशेंट को डेफिनेटली क्रोनिक साइनोसाइटिस है। तो उसके लिए हमें कुछ डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस करनी पड़ेंगी, राइट, कुछ फाइंडिंग्स करनी पड़ेंगी, असेसमेंट करनी पड़ेगी पेशेंट की। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, नेज़ल एंडोस्कोपी करेंगे, इमेजिंग स्टडीज़ लाइक सिटी स्कैन हम करेंगे, ठीक है, चेस्ट एक्सरे करेंगे। सो ये सारी कंडीशंस है जिसके लिए हम बता सकते हैं कि पेशेंट जो है वो क्रोनिक साइनोसाइटिस से ही सफ़र कर रहा है। देन नेक्स्ट है कि नेज़ल और साइनस कल्चर्स, ठीक है, यानी कि नेज़ल जो आपका जो नेज़ल कंजेशन है उसका हम कल्चर करवाएंगे, ठीक है। देन कोई एक एलर्जिक टेस्ट जो होता है वो हम पेशेंट का करवाएंगे, जिससे हमें पता चले कि बेसिकली किस बैक्टीरिया या किस फंगाई की वजह से जो पेशेंट है उसको साइनोसाइटिस की कंडीशन हुई है, ठीक है। नेक्स्ट है कि मान लीजिए अब पेशेंट जो है उसको पता भी, अब पेशेंट जो है मतलब उसकी कंडीशन का डॉक्टर को बिल्कुल 100% श्योरिटी हो गई है कि पेशेंट जो है वो क्रोनिक साइनोसाइटिस से ही सफ़र कर रहा है, तो अब हम उसके लिए मैनेजमेंट क्या रखेंगे, तो हमारे गोल्स क्या होंगे कि हम जो क्रोनिक साइनोसाइटिस है उसको ट्रीट करें। हम बेसिकली क्यों करेंगे, ताकि क्या हो सके, जो साइनस इन्फ्लामेशन है वो कम हो सके, रिड्यूस हो सके, ठीक है। दूसरा क्या हो सके कि जो नेज़ल पैसेज है और जो नोज़ है वो कंटिन्यूसली ड्रेन रह सके, राइट। और जो भी कॉजेज़ है जिसकी वजह से क्रोनिक साइनोसाइटिस या एक्यूट साइनोसाइटिस की कंडीशन हो रही है वो क्या हो सके, एलिमिनेट हो सके, ख़त्म हो सके वो सारे के सारे कॉजेज़, राइट। और जो नंबर ऑफ़ साइनोसाइटिस है वो भी रिड्यूस हो सके। सो ये हमारे गोल है ट्रीटमेंट के। अब हमने गोल तो डिसाइड कर लिया कि हमने क्यों क्रोनिक साइनोसाइटिस को ट्रीट करना है, तो अब हम ट्रीटमेंट क्या देंगे पेशेंट को, तो हम ट्रीटमेंट देंगे सलाइन नेज़ल स्प्रे हम पेशेंट को प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है, जिससे यानी कि जैसे हम लोग 2-3 बार जो होता है नोज़ में स्प्रे करते हैं, ठीक है, जिससे कि जो साइनोसाइटिस की जो कंडीशन है उसको ट्रीट होने में हेल्प मिलती है बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट हम पेशेंट को नेज़ल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हम पेशेंट को प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, सो फॉर एग्जांपल बिकोनेज़ AQ, फ्लोनेज़, ठीक है, और नेज़ोनेक्स, तो ये सारे क्या है, नेज़ल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है। अगर मैं इनके साइंटिफिक नेम की बात करूँ तो फ्लोनेज़ का साइंटिफिक नेम होता है फ्लूटिकासोन, ठीक है। नेज़ोनेक्स का साइंटिफिक नेम होता है मोमेटाजोन, और जो बिकोनेज़ AQ है उसका साइंटिफिक नेम होता है पिकैलोमिथाजोन, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग नेज़ल जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है वो क्यों प्रोवाइड करवाएंगे, ताकि जो पेशेंट का इन्फ्लामेशन है वो ट्रीट हो सके और पेशेंट इन्फ्लामेशन से प्रिवेंट भी हो सके, ठीक है। नेक्स्ट है अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा कंजेशन हो रहा है, नेज़ल कंजेशन हो रहा है, उसको ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, तब हम पेशेंट को डीकंजेस्टेंट्स प्रोवाइड करवाएंगे। सो डीकंजेस्टेंट्स बेसिकली क्या होते हैं कि ये लोग OTC, ओवर द काउंटर, या फिर लिक्विड्स या फिर टैबलेट्स या फिर नेज़ल स्प्रेस की फॉर्म में अवेलेबल होते हैं मार्केट में या मेडिकल स्टोर्स के ऊपर, ठीक है। OTC क्या होते हैं, OTC वो ड्रग्स होती हैं बेसिकली जो डॉक्टर के विदाउट प्रिस्क्रिप्शन जो है हम लोग डायरेक्टली, यानी कि जो कंज्यूमर है वो डायरेक्टली परचेज़ कर सकता है, तो वो OTC ड्रग्स होती है, दैट मीन्स ओवर द काउंटर ड्रग्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल ऑक्सीमेटाजोलिन का एग्जांपल है एफ्रीन, ठीक है। तो ये डीकंजेस्टेंट है जो कि हम लोग साइनोसाइटिस की कंडीशन में पेशेंट को दे सकते हैं। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक्स।
मान लीजिए अगर जो डायग्नोस्टिक फाइंडिंग्स है उनमें रिज़ल्ट आया कि किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से जो है साइनोसाइटिस की कंडीशन अकर हुई है, तो उस कंडीशन में हम पेशेंट को एंटीबायोटिक्स देंगे। और अगर किसी फंगाई की वजह से या फिर किसी फंगल इन्फेक्शन की वजह से हुआ है तो हम पेशेंट को एंटी फंगल देंगे। ठीक है, तो एंटीबायोटिक्स फॉर एग्जांपल एमोक्सिसिलिन, डॉक्सिसिलिन और कॉम्बिनेशन ड्रग्स हम देंगे जस्ट लाइक बैक्ट्रीन, सेप्ट्रा। ठीक है, इस तरह के हम कॉम्बिनेशन ड्रग्स देंगे। देन नेक्स्ट है इम्यूनोथेरेपी। अगर मान लीजिए कि कोई अगर एलर्जिक रिएक्शन है जिसकी वजह से पेशेंट को साइनोसाइटिस हुआ है, तो उस कंडीशन में हम लोग पेशेंट को एलर्जिक शॉट्स यानी कि इम्यूनोथेरेपी प्रोवाइड करवाएंगे, ताकि क्या हो सके, ताकि जो बॉडी का रिएक्शन है टू स्पेसिफिक एलर्जन वो क्या हो सके, रिड्यूस हो सके और जो कंडीशन है वो ट्रीट हो सके। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि अगर मान लीजिए कि मेडिकल मैनेजमेंट जो दिया पेशेंट को वो भी सक्सेसफुल नहीं रहा, यानी कि मेडिकल मैनेजमेंट से भी पेशेंट का साइनोसाइटिस जो है वो ट्रीट नहीं हो रहा है, देन हमारे पास लास्ट ऑप्शन क्या बचता है कि हम फिर सर्जिकल मैनेजमेंट करें। ठीक है, तो सर्जिकल मैनेजमेंट में हम लोग क्या करते हैं, सर्जिकल मैनेजमेंट में हम लोग इंसर्शन ऑफ ड्रेनेज ट्यूब कर सकते हैं या फिर एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी कर सकते हैं। एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी क्या होता है, ये बेसिकली वो सर्जरी होती है जिसके अंदर जो भी ब्लॉकेज हो रखी होती है साइनस के अंदर हम उसको रिमूव करते हैं। ठीक है, जो ब्लॉकेज होती है साइनस के अंदर उसको रिमूव करते हैं, जिस ब्लॉकेज की वजह से पेशेंट को पेन हो सकता है, पेशेंट को टेंडरनेस हो सकती है, पेशेंट को लॉस ऑफ ब्रीदिंग हो सकता है, लॉस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट हो सकता है। तो इस सबको ट्रीट करने के लिए हम बेसिकली एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, बैलून साइनोप्लास्टी हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। तो बैलून साइनोप्लास्टी को हम लोग नॉर्मली बैलून कैथेटर डायलेशन सर्जरी भी बोलते हैं। ठीक है, ये बेसिकली जो ब्लॉक्ड साइनसेस होते हैं, यानी कि जो साइनसेस आपके ब्लॉक्ड हो गए हैं उनको क्लियर करने के लिए बेसिकली यूज़ किया जाता है। ठीक है, और इसको हम लोग कॉमनली स्मार्ट साइनस प्रोसीजर भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ सर्जिकल मैनेजमेंट है जो कि अगर मेडिकल मैनेजमेंट से सक्सेसफुली नहीं ट्रीट हो पाया साइनोसाइटिस तब हम परफॉर्म करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि अब सर्जिकल मैनेजमेंट भी हो गया है, यानी कि सर्जरी हो गई है पेशेंट की, तो अब हम किस तरह की केयर जो है वो पेशेंट को प्रोवाइड करवाएंगे। तो सबसे पहले तो हम पेशेंट की डाइट पे ध्यान देंगे। तो जिस दिन पेशेंट की सर्जरी हुई है उस दिन हम पेशेंट को बहुत ज़्यादा लाइट डाइट जो है, लाइट लिक्विड जो है वो हम पेशेंट को देंगे। ठीक है, ताकि जो सर्जरी पार्ट जो इंजर्ड पार्ट है या जहाँ पर सर्जरी हुई है वो पार्ट जो है मतलब उस पर जाके कोई इफ़ेक्ट ना हो। ठीक है, सो नेक्स्ट हम पेशेंट जब नेक्स्ट डे हो जाएगा तो नेक्स्ट डे से जो भी पेशेंट की रेगुलर डाइट है वो हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, बट फर्स्ट डे तो हम या जिस दिन सर्जरी है उस दिन तो हम पेशेंट को लाइट मील ही प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट डे की क्या वुंड केयर हम पेशेंट को प्रोवाइड करवाएंगे, यानी कि जहाँ पर भी सर्जरी हुई है उसकी केयर कैसे करेंगे, फिर पेशेंट को कैसे बताएंगे कि कैसे उसको केयर करनी है। तो सबसे पहले तो हम पेशेंट का जो हेड है या फिर जो हेड साइड है जो बेड की उसको हम एलिवेट कर देंगे, जिससे क्या होगा, एलिवेट करने से क्या होगा कि पेशेंट की जो ब्लीडिंग है और जो स्वेलिंग हो रही है उस एरिया में वो रिड्यूस हो जाएगी काफ़ी हद तक। ठीक है, नेक्स्ट है कि हम पेशेंट को समझाएंगे, हम पेशेंट को गाइड करेंगे कि जो भी पैकिंग है, यानी कि जिस तरह से जो ट्यूब्स है वो इंसर्ट हुई हैं या और भी जो भी पैकिंग लगी हुई उन सबको मैं पेशेंट को गाइड करने की उसको उसे बिल्कुल भी टच नहीं करना है और रिमूव करने की कोशिश नहीं करनी है जब तक डॉक्टर ऐसा नहीं बोलते हैं या ऐसा नहीं करते हैं। तो ठीक है, नेक्स्ट है कि हम पेशेंट को ये भी बोल रहे हैं कि वो 1 वीक तक अपने नोज़ को ब्लो ना करें नोज़ से। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि नॉन फार्मेकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। सो वो तो था फार्मेकोलॉजिकल ट्रीटमेंट कि पेशेंट को मेडिकेशंस दे दी, तो वो होता है फार्मेकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। अब ऐसा कौन सा ट्रीटमेंट यानी कि नॉन फार्मेकोलॉजिकल ट्रीटमेंट कि जिसमें मेडिकेशन से इन्वॉल्व नहीं होगी, तो उसमें क्या करेंगे, हम पेशेंट को ह्यूमिडिफायर्स देंगे। क्यों देंगे, ताकि जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, ठीक है, जो म्यूकस मेम्ब्रेन है जो कि माउथ के साथ ही एसोसिएट है, तो वो ड्राई ना हो सके, तो उसकी ड्राइंग को प्रिवेंट करने के लिए या फिर उसकी ड्राइंग को रिड्यूस करने के लिए हम पेशेंट को क्या देंगे, ह्यूमिडिफायर्स देंगे। हम पेशेंट का जो ओरल फ्लूइड इनटेक है उसको इंक्रीज़ करेंगे ताकि जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो कैसी रह सके, मॉइस्ट रह सके, राइट। देन हम पेशेंट को सलाइन इरिगेशन, पेशेंट की जो नॉस्ट्रिल्स है उसमें हम लोग सलाइन को इरिगेट करवाएंगे ताकि ड्राइंग ना हो वहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है हम पेशेंट के जो अफेक्टेड साइनसेस है, यानी कि जहाँ पे एग्जैक्टली प्रॉब्लम हुई है वहाँ पे हम क्या करेंगे, थोड़ी थोड़ी मॉइस्चर प्रोवाइड करवाएंगे ताकि जो इन्फेक्शन है वो क्या हो सके, क्योर हो सके। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट क्रोनिक साइनोसाइटिस। ओके, सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी so please do subscribe and hit the like button to boost my confidence, and thanks for watching.